नमस्कार प्रिय छात्रों, सुभाषिस पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे, जिस प्रकरण के बारे में अध्ययन करेंगे, वो प्रकरण है बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को जो सिलेबस है हिंदी साहित्य का, उसके अंतर्गत जो व्याकरण रचना है, कुछ टॉपिक उसमें हैं, उनमें से आज सर्वप्रथम पढ़ेंगे शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले देखते हैं हिंदी व्याकरण में किसी वाक्य के भाव को समझने के लिए प्रयुक्त अर्थ को शब्द शक्ति कहते हैं। परिभाषा को समझेंगे। कोई भी वाक्य हो, वाक्य में जो भाव निहित होते हैं, छुपे रहते हैं, उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, जिस आधार को उसको समझने के लिए जिस शक्ति का प्रयोग करते हैं वो शब्द शक्ति कहते हैं। उनको शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द शक्ति मूलतः 3 वेद होते हैं। 3 वेद। अब 3 वेद किसके होते हैं? नंबर 1 अभिधा, है ना। नंबर 2 लक्षणा, नंबर 3 व्यंजना। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये 3 वेद होते हैं, है ना। शब्द शक्ति के कितने वेद होते हैं? 3 वेद। तो शब्द शक्ति का मतलब क्या होता है कि शब्दार्थ संबंध शक्ति, यानी शब्द और अर्थ का शब्दार्थ संबंध शक्ति। तो मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि शब्द और अर्थ के संबंध को ही शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द और अर्थ के संबंध को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। तो ये शब्द शक्ति मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 वेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो सर्वप्रथम हम अभिधा को पढ़ते हैं, एक करके उसका अध्ययन करते हैं, फिर देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अभिधा। अभिधा का मतलब क्या होता है? अभिधा को अगर सामान्य भाषा में या सामान्य शब्दों में समझें तो अभिधा का मतलब होता है जैसा दिखता है, जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना और उसी भाव में उसका अर्थ समझ जाना। अभिधा का मतलब होता है कि जैसा लिखा हुआ है उसका वही मूल अर्थ निकले, है, अन्य कोई विशेष अर्थ उसके ना निकले, वो अभिधा है। कहने का मतलब कि शब्द की जिस शक्ति से उसका सांकेतिक अर्थ निकल जाए, तत्क्षण उसका तत्क्षण यानी तीव्रता से उसके पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाए, वो अभिधा शब्द शक्ति है। यानी इसमें मुख्यार्थ होता है अभिधेयार्थ, मुख्यार्थ। दूसरा इसको अभिधेयार्थ, इसका मतलब होता है कि मुख्य अर्थ, अभिधा का अर्थ यानी एक सांकेतिक अर्थ स्पष्ट होता हो और पढ़ते ही सीधे भाव में उसका अर्थ समझ में आ जाए, वो अभिधा शब्द शक्ति है। जैसे हम एक वाक्य लिखते हैं कि रमेश दौड़ रहा है। अब इस वाक्य को अगर हम देख लें गौर से, दौड़ रहा है, इस वाक्य को जैसा हमने देखा, पढ़ा,
हम देखते पढ़ रहे हैं इसको, रमेश दौड़ रहा है, तो रमेश दौड़ रहा है, इस वाक्य को पूरा पढ़ते हैं तो तुरंत हमें समझ आता है कि रमेश क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। यानी जैसा वाक्य लिखा हुआ है अगर उसको पढ़ते ही उसी प्रकार का अर्थ निकले, कोई विशेष या अन्य अर्थ ना निकले, तो वो अभिधेयार्थ, मुख्यार्थ, सांकेतिक अर्थ निकलता है। ठीक है ना? तो इसमें पढ़ते ही तुरंत इसका अर्थ प्रकट हो जाता है कि कोई रमेश नाम का लड़का है जो दौड़ रहा है। ठीक है ना? खेत में पशु चल रहे हैं, मैदान में विद्यार्थी खेल रहे हैं, है ना? कि जैसा हमें दिखाई देता है उसका उसी प्रकार से अर्थ प्रकट हो जाना ही अभी क्या कहलाता है, अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है, समझ में आया? अब अभिधा शब्द शक्ति। अब देखिए इसके अंतर्गत कुछ 3 प्रकार के शब्द और होते हैं, रूढ़ अभिधा शब्द शक्ति, यौगिक अभिधा शब्द शक्ति और योग रूढ़। तीनों के बारे में देखते हैं, थोड़ा थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। योग नंबर 1, रूढ़। रूढ़ का मतलब होता है पारंपरिक, शाश्वत। ठीक है ना? रूढ़ का मतलब होता है पारंपरिक। अब पारंपरिक देखिए क्या होता है, रूढ़ शब्द के मतलब होते हैं जो पारंपरिक होते हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। समाज में जो शब्द व्याप्त है, प्रयोग में लिए जाते हैं, उन शब्दों को हम विकृत नहीं कर सकते। जैसे धूप है, शब्द है धूप, धूप, गौर से करेंगे धूप। ये जो धूप शब्द है, अगर 2 वर्णों को, 2 पदों को मिलाते हैं ना, धू और पे, तब जाके धूप बनता है। धू प्लस पे, है ना? अब धू और प्लस पे को हटा दीजिए, अलग अलग कर दो, पे अलग कर दिया, धू अलग कर दिया, तो क्या होगा, धू का, वैसे धू माने आसमान होता है, लेकिन पे और धू का अर्थ अलग अलग हो जाता है। यानी इसका संयुक्त अर्थ हमारे सामने प्रकट नहीं होता। जैसे जल शब्द है, जय और ले, जय और ले को अलग अलग कर लें तो जय का कोई सांकेतिक अर्थ नहीं निकलता, ना ही ले का कोई सांकेतिक अर्थ नहीं निकलता। जब तक जय और ले दोनों संयुक्त रूप से नहीं मिलेंगे तब तक इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो जय और ले, ये जल जो शब्द है ये रूढ़ शब्द हो गया, धूप जो शब्द है ये पारंपरिक शब्द हो गया, क्योंकि ये रूढ़ इसलिए हो गए कि इनमें किसी भी प्रकार का व्याकरणिक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इन्हें किसी भी समास संधि या प्रत्यय के माध्यम से या कारवचन के माध्यम से इनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। ये जैसे शब्द हैं वे जो भी तुम हिंदी में प्रयोग में लिए जाते हैं, तो ये रूढ़ हो गए, पारंपरिक हो गए, है ना? तो इसलिए जब पारंपरिक शब्दों का प्रयोग होता है तो वो रूढ़ अभिधा है। दूसरा है यौगिक, नाम से बोध हो रहा है यौगिक। यौगिक का मतलब होता है एक से अधिक का मेल, यानी जुड़ना। यौगिक एक से अधिक का मेल, एक से अधिक का जुड़ा होना। तो क्या करते हैं हमारे समाज में, यानी हिंदी व्याकरण में, हिंदी का अध्ययन में हम देखते हैं कि एक से अधिक शब्द का मेल, एक से अधिक जो शब्द मेल करते हैं तो एक नया शब्द हमारे सामने निकल कर आता है। ठीक है ना? आप देखिए नया शब्द क्या है, जैसे विद्यालय, विद्या, धन, आलय। जब विद्या और आलय, विद्या और दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ व्यंजित हो रहा है हमारे सामने, दोनों का अर्थ है। आलय का भी अर्थ निकल रहा है, विद्यालय का, विद्या का भी अर्थ निकल रहा है। तो विद्या, धन, आलय, विद्या का मतलब होता है शिक्षा, ज्ञान, और आलय का मतलब होता है भवन, निवास। ठीक है ना? ऐसा भवन, ऐसा स्थान, ऐसी जगह जहां विद्या का
जहाँ विद्या प्राप्त की जाती है उसको कहते हैं विद्यालय, है ना। तो ये यौगिक शब्द हो गए। जब दो अलग अलग शब्द सार्थक शब्दों का मेल होकर जब कोई नया शब्द परिवर्तित होकर बनता है तो वहां यौगिक शब्द कहलाते हैं। आई बस ठीक। अब देखिए तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़। अब देखिए इस शब्द योग रूढ़ जो शब्द है, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो अभिधा में कैसे काम में आते हैं, ध्यान देना है। अब देखिए योग का मतलब दो शब्दों से मिलकर तो बने लेकिन वो रूढ़ हो गए, यानी वो किसी एक वस्तु के लिए निश्चित हो गए। अब उन वस्तुओं को फला जो निश्चित वस्तु है उसके लिए वो नाम निश्चित हो गए, अब उन्हें वहां से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे एक उदाहरण देते हैं जलज, ये शब्द आप गौर से देखेंगे, है ना। अगर हम इस शब्द की टुकड़ी करें तो टुकड़ी करने पर हम पाएंगे कि जल प्लस जे, ठीक है ना, जल प्लस जे। अब जल का मतलब होता है पानी, हम सब जानते हैं। जे का मतलब होता है जन्म, जे का मतलब होता है जन्म देना। जो पानी में जन्म लेते हैं, पानी में ही रहते हैं, है ना, जिनका जीवन काल पानी में होता है उसको जलज कहते हैं। जलज माने पानी में, यानी जो पानी में जन्म लेते हैं, पानी में जिनकी उत्पत्ति होती है वो सारे समस्त प्राणी या वनस्पतियां जलज कहलानी चाहिए। इस शब्द के अनुसार अगर शब्द कहता है जलज तो जल में रहने वाले, जल में उत्पन्न होने वाले सभी जीव या वनस्पति जलज होंगे, उनको जलज कहा जाना चाहिए, है ना। लेकिन ध्यान देने की ये बात है कि जलज जो शब्द है वो ना तो मेंढक के लिए प्रयुक्त होता है, ना किसी वनस्पति के लिए प्रयुक्त होता है, ना किसी जीव शैवाल के लिए प्रयुक्त होता है। जलज शब्द से केवल एक ही वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है, वो कौन सा है, कमल। कमल जो शब्द है, कमल शब्द है, उसके लिए ही जलज शब्द प्रयुक्त हो गया, योग रूढ़ हो गया। बाकी जल में तो बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, उनके लिए जलज नहीं कहा जाता, केवल कमल के पुष्प को ही जलज कहा जाता है ना। तो ये जो जलज शब्द है ये कमल के लिए ही योग रूढ़ हो गया, है ना। अब जलज, जब जलज शब्द आता है तो उसका अर्थ केवल कमल ही निकलता है, इसलिए ये शब्द योग रूढ़ हो गए, ठीक है ना। तो तीन प्रकार के अभिधा है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। तो ये तो हमने पढ़ी पहली शब्द शक्ति अभिधा, और अभिधा के बाद देखते हैं लक्षण। लक्षण क्या है, नंबर 2 लक्षण। अब देखिए लक्षण क्या है, नाम से बोध हो रहा है, नाम से इसका अर्थ बोध होता है। जहां मुख्य अर्थ को बाधित कर दिया जाए और लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ प्रकट होता हो, यानी मुख्य अर्थ बाधित हो, मुख्य अर्थ बाधित हो और लक्षणों के आधार पर, लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ प्रकट होता हो, अन्य अर्थ प्रकट होता हो, तो वहां कौन सी शब्द शक्ति होगी, सीधी सी बात है, मुख्य अर्थ। जो मुख्य अर्थ है वो बाधित हो जाता है, जो वास्तविक अर्थ है ना वो प्रकट नहीं होता है, इसमें वो बाधित हो जाता है। और जिसके बारे में कहा है लक्षण के आधार पर उस मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ जब प्रकट होता है तो वह
लाक्षणिकता आ जाती है उसको लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है ना, लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। ये भी दो प्रकार की होती है। एक तो रूढ़ि लक्षणा, रूढ़ि लक्षणा है ना, और एक होती है प्रयोजनवती लक्षण, प्रयोजनवती, प्रयोजनवती लक्षण। दोनों को समझेंगे, जरा जरा सा फर्क है ना। हम क्या समझेंगे ये देखिए। मुख्य अर्थ बाधित हो, लक्षणों के आधार पर अंदर प्रकट होता हो, वो लक्षण कहलाती है। रूढ़ि अर्थ क्या है? रूढ़ि अर्थ जहां किसी शब्द के नियत सांकेतिक अर्थ को त्याग कर अन्य अर्थ या लक्ष्यार्थ लिया जाता है। यानी जो निश्चित अर्थ है ना उसको तो बाधित कर देते हैं, वो तो अप्रकट रहता है, लेकिन उससे संबंधित जो सांकेतिक अर्थ है, अन्य अर्थ है, उसका लक्ष्यार्थ किया जाता है, उसको प्रकट किया जाता है। जैसे रूढ़ि लक्षण में उदाहरण से समझते हैं जब और स्पष्ट हो जाएगा। आगे बढ़ आगे नीचे बड़ी है आग पेट की। अब देखो आगे, ये उदाहरण देखेंगे। आगे बढ़ वाग्नी, यानी बढ़ आगे बढ़ वाग्नी ते बड़ी है आगे पेट की, ते बड़ी है आग पेट की। अब ये जो उदाहरण देखते हैं इस पंक्ति में, है ना, इस पंक्ति में देखने क्या है? रूढ़ि लक्षण, है ना। रूढ़ि में आपको बता दें कि रूढ़ि का मतलब होता है परंपरागत। जो शब्द जिस वस्तु के लिए रूढ़ हो गया, परंपरागत हो गया, बदलता नहीं है, लंबे काल से वो शब्द उसी के लिए प्रयुक्त होता है, वो रूढ़ हो जाता है ना। उस शब्द से उस चीज की, उस वस्तु की पहचान होती है। रूढ़ि लक्षण क्या है? ये हमें ये बात कैसे पढ़ना है कि आगे बड़वाग्नि, बड़वाग्नि होते है समुद्र की आग, है ना। इस शब्द का मतलब होता है बड़वाग्नि, समुद्र की आग। समुद्र की आग से के बड़ी है, क्या बड़ी है? आग पेट की। किसकी आग बड़ी है? पेट की आग। पेट की आग किससे बड़ी है? समुद्र की अग्नि से भी बड़ी है। समुद्र की आग से भी बड़ी जो आग है वो किसकी होती है? पेट की आग। अब यहाँ पेट की आग से तात्पर्य भूख, या पेट की जो आग है उसका जो नियत और अभिद्यार्थ जो शब्द है वो तो होता है भूख। जो मुख्य अर्थ है वो तो होता है भूख, और जो सांकेतिक और लाक्षणिक अर्थ है वो होता है आग। ठीक है ना। इसमें जो सांकेतिक अर्थ है वो है आग और इसका मुख्य अर्थ है भूख। तो भूख मुख्य अर्थ को बाधित करते हुए, अप्रकट नहीं करते, तो मुख्य अर्थ हमने कौन सा बाधित कर दिया? भूख। भूख को हमने छिपा दिया और उसकी जगह सांकेतिक अर्थ रख दिया, सांकेतिक शब्द रख दिया आग। क्योंकि भूख के लिए जो पेट की आग है वो भूख के लिए ही सांकेतिक अर्थ प्रकट करती है ना। तो ये आग शब्द क्या हो गया? रूढ़ि लक्षणा। आएगा समझ में? रूढ़ि लक्षणा। इसी प्रकार प्रयोजनवती, प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। अब प्रयोजन का मतलब जिस उद्देश्य के लिए हम, किस उद्देश्य के लिए हमने बात को कहा वो ध्यान में रखनी है। मुख्य अर्थ बाधित होने पर यहां भी ध्यान दें, यानी मुख्य जो अर्थ है ना वो तो हमेशा बाधित होगा, वो अप्रकट होगा। जब किसी उद्देश्य के लिए, किसी विशेष अभिप्राय से संबंध रखने वाले लक्षण को प्रयोजनवती लक्षण कहते हैं। जैसे पूषा सुनहले तीर बरसाती है, छोटा सा उदाहरण है। पूषा सुनहले तीर बरसाती। अब पूषा जो कहा है, सुनहले स्वर्ण, सुनहले मतलब स्वर्ण है ना, तीर बरसाती। अब जो सुबह सुबह की जो उषा काल होता है
जब तीर बसाने का काम करती है। या तीर से तात्पर्य रश्मि यानी किरण। स्वर्णिम जो किरण होती है उनको तीर कहा है। किस उद्देश्य से? किस उद्देश्य से कि जो सुबह सुबह की जो किरणें होती है वो स्वर्णिम किरण होती है। वो स्वर्णिम किरण तीर के समान लगती है। तो ये लक्षणा के उद्देश्य हो गए। ये लक्षणा शब्द शक्ति हो गई। और अंत में एक शब्द शक्ति है जिसका छोटा सा उदाहरण देते हैं, फिर ये टॉपिक पूरा होता है ना। हाँ, व्यंजना। अब देखते हैं व्यंजना। बिल्कुल थोड़ा व्यंजना नंबर 3। व्यंजना अब व्यंजना शब्द शक्ति में क्या है? शब्द के जिस व्यापार से मुख्य लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति होती है, यानी जहां में लक्ष्यार्थ बोधित होता है, न वाच्यार्थ बोधित होता है, और एक अन्य अर्थ प्रकट होता है। लक्ष्यार्थ और मुख्यार्थ बाधित हो, अन्य विशेष अर्थ प्रकट हो, तो वह कौन सी शब्द शक्ति होती है? व्यंजना शब्द शक्ति। जहां लक्ष्यार्थ मुख्यार्थ बाधित हो जाते हो लेकिन इनसे संबंधित कोई अन्य विशेष अर्थ प्रकट होता हो, वो वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। सीधा सा उदाहरण है, सुबह के 8 बजे या हाँ शाम हो गई। उदाहरण वो शाम हो गई, छोटा सा वाक्य है, इसी में हम व्यंजना को समझ जाएंगे। शाम हो गई। शाम का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा काल, संध्याकाल होते ही शाम हो गई। इतना कहते ही जीवन के विभिन्न जो कार्य वो संपन्न होते हुए दिखाते। शाम होते ही पक्षी घोंसलों में आ जाएंगे, लोग अपने घर बार चले जाते हैं, सरकार संस्थाएं प्राइवेट संस्था सब बंद हो जाते, कार्य यानी कामकाज जो मनुष्य के सब बंद हो जाते हैं। तो शाम शब्द कहते ही जीवन के अनेक कार्यक्रम बंद होने लगते हैं। कहने का मतलब है एक शब्द से अनेक, ये शब्द अनेक भावों के लिए व्यंजित हो गया, अनेक कार्यों के लिए एक शब्द काम आ गया, व्यंजित हो गया। यानी व्यंग में, व्यंजना में किसी बात को कहने की जो शक्ति होती है वो व्यंजना शब्द शक्ति में होती है। और ये भी शाब्दिक व्यंजना होती है, जो शब्द के आधार पर व्यंजित हो वो शाब्दिक व्यंजना, अर्थ के आधार पर जो व्यंजित हो वो आर्थिक व्यंजना, है ना। तो इसके दो भेद होते हैं। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों ये टॉपिक पूरा होता है। और फिर अगले नए टॉपिक के साथ फिर अगले जब तक ले ठीक है, कल फिर नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।